नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं बीमा से जुड़ा हमारा खास शो बीमा हो तो ऐसा। इस शो में हम बीते सप्ताह जीवन, स्वास्थ्य, बैंकिंग और बीमा सेक्टर में आए बड़े बदलावों और खबरों पर चर्चा करेंगे। बीमा इंडस्ट्री में क्या नया हुआ, ग्राहकों पर उसका क्या असर पड़ा, इन सभी विषयों को विस्तार से आज हम समझेंगे। कार्यक्रम के एंड में हमारे खास सेगमेंट पॉलिसी रिव्यू में हम एक नई स्कीम पर चर्चा भी करने वाले हैं। उसके फीचर्स, फायदे और किन लोगों के लिए वो पॉलिसी सही रहेगी, उस पर बात होगी। तो देखिए आज ऑन द शो में हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। भारतीय एक्सा लाइफ और इक्विटास बैंक की पार्टनरशिप हुई है, क्या है इसमें खास, उसके बारे में बात होगी। वहीं हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस शिकायतों में 41% का उछाल देखा गया है, इसमें तेजी आई है, क्यों ऐसा हो रहा है उस पर भी हम नजर डालेंगे। वहीं अप्रैल से डिपॉजिट इंश्योरेंस के जो रूल्स हैं वो बदल जाएंगे। 90 साल के बुजुर्ग के साथ बीमा मिस सेलिंग का मामला सामने आया है। ये मामला कहां का है, कहां हुई है ये ठगी, फिलहाल उस पर बात होगी। वहीं विदेश शादी के लिए ट्रैवल बीमा लेने का जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इस पर भी हम नजर डालेंगे। तो देखिए इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डायरेक्टर ऑफ मिडास फिनसर्व पंकज रस्तोगी जी, जो कि बीमा और फाइनेंशियल प्लानिंग के अनुभवी एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं दिल्ली की रहने वाली नेहा की कहानी, जिन्होंने एजेंट के कहने पर पॉलिसी ली और बाद में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। दिल्ली की रहने वाली 28 साल की नेहा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती हैं। वे एक बार बैंक में एफडी कराने गईं, लेकिन वहां मौजूद एजेंट ने उन्हें इन्वेस्टमेंट प्लान समझाया। नेहा को स्कीम समझ भी आई और प्लान खरीद लिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये निवेश प्लान नहीं बल्कि मार्केट लिंक्ड बीमा पॉलिसी है, जिसमें कई साल तक प्रीमियम जारी रखना जरूरी है। कुछ महीनों बाद जब उन्होंने पॉलिसी बंद करनी चाहिए तो सरेंडर वैल्यू बहुत कम मिली। नेहा का अनुभव बताता है कि बैंक या एजेंट के कहने पर बिना समझे पॉलिसी लेना भविष्य में नुकसान कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि अभी हमने नेहा की जो कहानी देखी उसमें कई बार ये होता है कि एजेंट की ओर से हमें समझा तो दिया जाता है और हमें पॉलिसी जो है वो समझ भी आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। बैंक से अगर बीमा खरीदें तो किन बातों का सर हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसी गलती ना हो? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी, चाहे आप बैंक से खरीदें या किसी एडवाइजर से खरीदें, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नीड क्या है, आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट वेल्थ बनाने के लिए कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, या आप अपने लाइफ का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। तो पहले तो सबसे पहले आपको नीड मालूम होनी चाहिए, आप क्यों इंश्योरेंस प्लान लेना चाह रहे हैं। तो आई थिंक कोई भी एडवाइजर हो, चाहे बैंक हो चाहे एडवाइजर हो, ये सबसे पहले इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि क्यों ले रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप कोई भी एडवाइजर आपको कोई एडवाइस करे, आप उसकी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी किसी अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने जानकारी के सर्कल में लें, जिससे कि आपको कोई गलत प्लान ना खरीदना पड़े। बिल्कुल। और अगर गलती से कोई प्लान खरीद लिया है, ये हमें कैसे पता चलेगा सर कि मिस सेलिंग हुई है? देखिए, ये कहना बड़ा डिफिकल्ट है कि मिस सेलिंग हुई है या कस्टमर ने किस लिए ये प्लान लिया है, ठीक है। बट अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है, जब भी कभी आप इंश्योरेंस प्लान लेते हो तो आपको एक ईमेल पे तुरंत, आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, आपको तुरंत आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके ईमेल पे आता है या आपकी हार्ड कॉपी आपके घर पे आती है। जब भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आए, आप उसको एक बार पढ़िए जरूर कि आपको कितना प्रीमियम देना है, कितने साल तक देना है, और कितने साल में क्या आपको इनकम आएगी कि नहीं आएगी, और अगर इनकम आएगी तो क्या वो गारंटीड है या पार्टिसिपेटिंग है। पार्टिसिपेटिंग मतलब वो कंपनी एनुअल बोनस डिक्लेयर करेगी और वो देगी। ये सारी जानकारी उस डॉक्यूमेंट में लिखित होती है, क्योंकि इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो और अगर आपको लगता है कि आपकी इतनी नॉलेज नहीं है कि आप उसको इंटरप्रेट कर सके, तो डेफिनेटली ऐसे किसी व्यक्ति को
के पास जाएं जिसके पास ये नॉलेज हो, और उसको एक इंडिपेंडेंट रिव्यू कराएं कि मैंने ये पॉलिसी ली है, क्या ये मेरे ज़रूरतों के हिसाब से है या ये गलत है। बिल्कुल, तो अपनी नीड के हिसाब से ही पॉलिसी जो है वो चेक करें। सर, एक और सवाल कि अगर मान लीजिए कि पॉलिसी ले ली है, अब कितने समय में कोई ग्राहक उसे कैंसिल करवा सकता है? क्या इसका कोई टाइम पीरियड है सर? बिल्कुल, ज़्यादातर पॉलिसी में एक फ्री लुक पीरियड कहा जाता है, जिसे कि आप अगर पॉलिसी जिस दिन आपने ली है, आप 15 दिन या 30 डेज, इन दोनों में से कोई भी अगर समय अगर पहले है, आपको पता लगता है कि ये पॉलिसी शायद मेरे लिए सही नहीं है, तो आप इसको इंश्योरेंस कंपनी को आप इसको कह सकते हैं कि भाई मुझे ये रिफंड कर दीजिए, मुझे ये पॉलिसी में कंटिन्यू नहीं रखना है। इंश्योरेंस कंपनी बाध्य होगी कि वो आपको रिफंड प्रदान करेगी और ये पॉलिसी को कैंसिल करेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये जो कैंसिल पॉलिसी अगर आ गई है तो पॉलिसी कैंसिल भी हो सकती है। अब अपनी खबरों पर आ जाते हैं। पहली खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई, जिसमें नई पार्टनरशिप हुई है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जीवन बीमा पहुंचाना है और इस समझौते के तहत बैंक के ग्राहकों को सेविंग और रिटायरमेंट से जुड़े इंश्योरेंस प्लान उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनियों का कहना यह भी है कि बैंक के मजबूत नेटवर्क और डिजिटल पहुंच के जरिए खासकर सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों में बीमा जागरूकता और वित्तीय तैयारी को बढ़ावा मिलेगा। सर, बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच ऐसी साझेदारी को आप इंडस्ट्री के लिए कितना अहम मानते हैं और किस तरीके से देखते हैं इसे? मैम, जब भी अगर आज हम सबसे पहले ये बात समझें, भारत में आज भी लाइफ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ही और देशों के मुकाबले देखें तो बहुत ही कम है। पेनिट्रेशन मतलब है कि छोटे छोटे शहरों में टायर 2 टायर 3 सिटीज में लोगों को मालूम ही नहीं है कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, इंश्योरेंस की क्या महत्वता है और क्या हमें कौन सा इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो ऐसे समस्याओं को के लिए सबसे एक अच्छा विकल्प होता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ टाई अप कर लेती है तो वो क्या है, उससे पेनिट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि बैंक के पास एक रेडीमेड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वो एक बैंक के थ्रू अचानक से इतने सारे उनके नेटवर्क में उसका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। तो इससे रीच इंश्योरेंस कंपनी की बढ़ जाती है। और सेकंड, बैंक को क्या फायदा होता है? बैंक को सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट के अलावा भी, जैसे आपने बताया कि रिटायरमेंट प्लान है, सेविंग्स प्लान है, इंश्योरेंस कंपनी के अपने इन्वेस्टर्स को एक फाइनेंशियल प्लानिंग के समाधान दे सकता है। तो इससे बैंक और इंश्योरेंस कंपनी दोनों को फायदा होता है। बिल्कुल। सर, बैंक इंश्योरेंस मॉडल से ग्राहकों को किस तरीके से फायदा मिलता है? देखो, सबसे पहले अगर हम देखें, आपने भी महसूस किया होगा जब आप कभी अपनी किसी बैंक के ब्रांच में जब आप कदम रखते हैं तो सबसे पहले आप एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि मैं अपना सेविंग्स का पैसा इस बैंक में रख रहा हूं। तो यानी सबसे पहले बैंक में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है भरोसे का फैक्टर। तो और अगर उस बैंक अगर आपको कोई सलाह देता है तो आप क्या है, उस सलाह को समझते हैं कि ये आपकी नीड के हिसाब से बताया गया होगा। और सबसे नंबर 3, इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उन्हें चाहे वो कंपनी का ऑफिस, इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस हो चाहे ना हो, वो अपने बैंक जाके कोई भी आफ्टर सेल्स रिक्वायरमेंट है, आपको नाम चेंज कराना है, नॉमिनी चेंज कराना है, ईमेल चेंज कराना है, कोई भी सर्विस रिलेटेड इशू है, आप अपने नज़दीक के बैंक में जा सकते हैं और वो बैंक आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल। सर, अभी आपने कहा कि बाकी अगर हम कंट्रीज़ के मामले में देखें, देशों के मामले में देखें कि इंडिया का जो बीमा सेक्टर में जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम सेमी अर्बन की बात करें या फिर ग्रामीण इलाकों की बात करें, अब ऐसे में पेनिट्रेशन बढ़ाने की सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है सर? क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? जो सबसे बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो सेमी अर्बन एरिया है वहाँ पेनिट्रेशन की बहुत सबसे बड़ा चैलेंज है। उसका चैलेंज का सबसे बड़ा 3 मुख्य कारण है। नंबर 1 कि एक तो जागरूकता नहीं है छोटे शहरों में, सेमी अर्बन एरिया में। ठीक है, अभी समझ का अभाव है। ठीक है, लोग सोचते हैं अरे इंश्योरेंस क्यों लेने की जरूरत है, देयर इज नो नीड टू टेक इंश्योरेंस। ठीक है, लोगों को ये अंदाजा नहीं होता है कि भगवान न करे अगर आपकी लाइफ को, अगर आप अर्नर ऑफ द फैमिली हो, अगर आपको कुछ, अगर भगवान न करे किसी कारण से कुछ अगर होता है तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे रहेगी। इस बात की जो इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस लोगों को सेमी अर्बन एरिया में है नहीं। सेकंड, जो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने देखा है
कि सेमी अर्बन में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि इनकम की जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो सेमी अर्बन एरिया, अगर वहाँ पर लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं, छोटे बिजनेस कर रहे हैं या खेती से जुड़े हैं, तो उनकी इनकम स्टडी नहीं है, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इनकम की जो अनिश्चितता है वो भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और तीसरा जो मुझे लगता है कि सेमी अर्बन में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिस्ट्रीब्यूशन और भरोसा। अगर मान लीजिए कोई सेमी अर्बन एरिया में किसी को नॉलेज भी आ गई कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या इंश्योरेंस लेना चाहिए, वो इस बात से घबराता है कि मैं बार बार किसको मैं अप्रोच करूंगा अगर मुझे कोई जरूरत हुई। अगर मैं, भगवान ना करे, अगर मेरा डेथ क्लेम होता है तो मुझे क्या मेरे नॉमिनी को कहीं दूसरे शहर जाके या बड़े शहर जाके किसी ऑफिस में जाके चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो वो क्या है, वो थोड़ा सा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो है नहीं, सारी इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस हर शहर में है नहीं। तो आई थिंक ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक चैलेंज है पेनिट्रेशन के लिए सेमी अर्बन एरिया में। बिल्कुल, और इन 3 चीज़ों पर काम कर लिया जाए सर, तो मुझे लगता है कि सेमी अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा ये जो पेनिट्रेशन है बीमा को लेकर वो बढ़ जाएगा और ये जो चैलेंजेस हैं वो भी दूर होंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई, जहां शिकायतों में देखिए बड़ा उछाल देखने को मिला है। रेगुलेटर के डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में इन सेक्टर में से जुड़ी शिकायतें करीब 41% बढ़कर 1,37,000 से ज्यादा हो गई हैं। इनमें से लगभग 69% शिकायतें क्लेम से जुड़ी समस्याओं जैसे कि क्लेम रिजेक्ट होना, देरी हो जाना या फिर आंशिक भुगतान से संबंधित है। स्टैंड लोन हेल्थ इंश्योरर्स के खिलाफ शिकायतें भी बढ़ी हैं और मिस सेलिंग को लेकर भी चिंता जताई गई है। वहीं एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि बढ़ती मेडिकल लागत, अस्पताल बिलिंग और पॉलिसी समझ की कमी जैसे कारण इस ट्रेंड को प्रभावित कर रहे हैं। सर, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? ये जो रिपोर्ट सामने आई है, ये जो डेटा सामने आया है कि कहीं ना कहीं जो शिकायतें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये देखिए, पहले हमें इस बात को एक फंडामेंटल लेवल से समझना चाहिए कि पिछले अगर हम कुछ सालों में देखें, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति, ठीक है। पहले मुझे आज भी याद है जब मैंने 96 में कैरियर शुरू किया था तो हेल्थ इंश्योरेंस लोग कहते थे अरे क्या ज़रूरत है, क्या लेने का फ़ायदा, हम हर साल प्रीमियम देते हैं और क्या मैं तो बीमार होऊंगा नहीं, ठीक है। लोगों को इतना कॉन्फिडेंस अपनी हेल्थ पे रहता था, ठीक है। बट अगर हम ये चीज़ को अगर पिछले 5 साल में देखें, 5 साल में जागरूकता बढ़ी है, खासकर कोरोना के बाद। अब कोरोना ने सबसे पहले तो ये समझा दिया सबको कि एक ऐसी बीमारी भी हो सकती है कि घर के 5 या 4 जितने भी मेंबर है एक साथ भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। तो इस सेंसिटिविटी को देखते हुए क्या लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़्यादा सब्सक्राइब करनी भी शुरू करी, नंबर 1। तो यानी ज़्यादा पॉलिसी लोग खरीद रहे हैं और सिंपल सी बात है, जब ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा क्लेम भी आएंगे। तो इस क्लेम को, इस बात की चिंता नहीं है, बट सबसे बड़ी चिंता है क्लेम से जुड़ी जो क्लेम ज़्यादा होना है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि क्लेम में रिजेक्शन जो हो रहे हैं वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसके जो मेन कारण मुझे दिखते हैं कि क्लेम क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, एक तो क्या है, मेडिकल खर्चों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अगर हम देखें पिछले 3 साल में, 4 साल में, ठीक है, बहुत सारे जो अस्पताल के जो खर्चे हैं वो अचानक से बहुत सारे बढ़ गए हैं और वो क्या है कि अपडेट नहीं हुआ है इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पे, या इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में जो कनेक्शन है वो एकदम स्विफ्ट नहीं है। दूसरा, पॉलिसी में ना बहुत ही मतलब जटिल है। अगर आप देखें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में लोग ढंग से पढ़ते नहीं है कि सब लिमिट क्या है, ऐसा तो नहीं कि को पेमेंट देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ एक्सक्लूजन है। हेल्थ पॉलिसी में बहुत सारे एक्सक्लूजन्स रहते हैं, कोई नहीं पढ़ता उसको, और जब कस्टमर जब हॉस्पिटलाइज होता है तब उसको पता लगता है अरे ये तो एक्सक्लूजन में आ गया। तो आई थिंक पॉलिसी काफ़ी जटिल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में मिस सेलिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। क्योंकि एक मेरा ये एक आम एक्सपीरियंस है, हर इंसान, हर फैमिली, हर इन्वेस्टर सस्ती पॉलिसी लेना चाहता है। वो कहता है यार इससे कम प्रीमियम वाली बताओ, इससे तो बहुत ज्यादा है प्रीमियम, ठीक है। लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि पॉलिसी सस्ती नहीं, पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर अच्छी पॉलिसी होगी तो उसमें क्या है, आपके रिजेक्शन के रेट कम होंगे, आपको सर्विस बेटर मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इन्वेस्टर को ये सोचना चाहिए कि एक अच्छी पॉलिसी लेनी है, सस्ती पॉलिसी नहीं लेनी है। और पॉलिसी लेते वक्त आपको अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, जिससे कि आपको क्लेम में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और आई थिंक
कुछ हद तक अस्पताल भी रिजेक्शन के क्लेम के रिजेक्शन में उनकी भागीदारी है, क्योंकि उनकी जो बिलिंग प्रैक्टिस है बहुत खराब है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ डिस्काउंट हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी को देता है और इंश्योरेंस कंपनी और फिर हॉस्पिटल वही वही जो डिस्काउंट दिया है वो कस्टमर से भी ले लेता है। तो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ बिलिंग रिलेटेड इश्यूज आल्सो विद स्मॉलर हॉस्पिटल्स। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्लेम प्रोसेस ना ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक आम इंसान समझ नहीं पाता कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये टीपीए क्या कह रहा है और ये रिजेक्शन का कारण क्या है, असली कारण क्या है। बिल्कुल। अब क्योंकि सर आपने कहा कि बहुत ज़्यादा जटिलता इसमें बहुत ज़्यादा हो गई है या फिर मिससेलिंग अगर बढ़ रही है, तो ऐसे में क्या कदम सर उठाए जा सकते हैं, इंडस्ट्री और रेगुलेटर क्या कदम उठाने चाहिए? और किसी को मान लीजिए पॉलिसी लेनी है, फर्स्ट टाइम कोई पॉलिसी बायर है, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले अगर इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि वो जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है वो क्या क्या कवर कर रहा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के क्या नियम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बीपी है या आपको शुगर है और आप इसको डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए कितना वेटिंग पीरियड रहेगा। ठीक है, बहुत सारी सर्जरीज के लिए देयर इज अ कंपलसरी वेटिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर। ठीक है, उसको समझना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप जिस शहर में रह रहे हैं, क्या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उस शहर में हॉस्पिटल्स को कवर करती है कि नहीं करती है। तो यानी नेटवर्क हॉस्पिटल कौन कौन से हैं उस कंपनी के, वो उसका जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई थिंक बेसिक तो ये जानकारी जरूरी है। दूसरा, आपने जो कहा कि अब इतनी जो मिससेलिंग होती है उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो क्या है, रेगुलेटर की बड़ी अहम भूमिका होती है। IRDAI जो है उसकी बड़ी भूमिका होती है। मैं तो ये सजेशन दे चुका हूं पहले भी और देना चाहूंगा कि IRDA को KYC के साथ नीड एनालिसिस भी कंपलसरी कर देना चाहिए। आप KYC के डॉक्यूमेंट लेते हैं, आधार, पैन वगैरह वगैरह, आप उससे नीड एनालिसिस भी कस्टमर से लीजिए कि आपकी नीड क्या है और उसके हिसाब से क्या ये प्रोडक्ट है कि नहीं। तो आई थिंक उससे भी मिससेलिंग काफी कम होगी। दूसरा, इंडस्ट्री लेवल पे मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी को इंटरनल प्रोसेस बड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर कोई मिससेलिंग का कोई केस आए, अगर कोई किसी एडवाइजर के अगेंस्ट कोई शिकायत आए, तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि आप ये नहीं कह सकते कि इंश्योरेंस इन्वेस्टर ने लिया है, उसने साइन किया है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एडवाइजर की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एडवाइजर ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा प्रोडक्ट को समझता है, उसके नॉलेज में होते हुए भी अगर मिससेलिंग हुई है तो एडवाइजर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टेक्नोलॉजी को भी हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अगर हम सब कुछ डिजिटल ऑनबोर्डिंग कर लें, ठीक है, कोई रिकॉर्ड, क्योंकि कोई भी 25-30 पन्ने की पॉलिसी नहीं पढ़ता है, पॉसिबल नहीं। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान आप रख सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम पॉलिसी बायर हैं तो। तीसरी खबर पर हम नजर डालेंगे। देखिए, तीसरी खबर बैंकिंग और इंश्योरेंस से जुड़े एक अहम बदलाव से जुड़ी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक अप्रैल 2026 से डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम सिस्टम में बदलाव करने जा रहा है। अब तक सभी बैंकों में एक समान दर पर प्रीमियम लिया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में ये बैंक के जोखिम यानी फाइनेंशियल हेल्थ के आधार पर तय होगा। कम रिस्क वाले मजबूत बैंक कम प्रीमियम देंगे, जबकि ज्यादा जोखिम वाले बैंकों को ज्यादा भुगतान करना होगा। अब तक ये फ्लैट रेट सिस्टम 1962 से लागू था, जिसमें हर बैंक से लगभग 100 रुपए जमा पर 12 पैसे प्रीमियम लिया जाता था। सर, अगर इस बदलाव की अगर मैं बात करूं तो डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम का ये रिस्क बेस्ड मॉडल बैंकिंग सिस्टम के लिए सर कितना बड़ा बदलाव है? मेरे को लगता है ये बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है। और नई व्यवस्था में क्या है कि जो आपका जो फाइनेंशियल हेल्थ जैसी है बैंक की, उस हिसाब से उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, जो बैंक आर्थिक रूप से मजबूत है, जिनका NPA नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम है, जिनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेटर है, जिनका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, उनको प्रीमियम कम देना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा था, जो स्ट्रॉन्ग बैंक है वो भी 12 सेम प्रीमियम दे रहा है और जो कमजोर बैंक है वो भी सेम प्रीमियम दे रहा है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा बदलाव है एंड इट इज़ वेरी
इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक चेंज आएगा। और खासकर इससे क्या होगा कि जो छोटी बैंक्स हैं उनमें भी क्या है, एक इम्पोर्टेंस बढ़ेगी कि मैं अपने एनपीए को कंट्रोल करूं और मैं अपने बैलेंस शीट को इम्प्रूव करूं, नहीं तो मुझे ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। बिल्कुल। अब चौथी खबर पर हम नजर डालेंगे। चौथी खबर देखिए हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, बीमा बिक्री में ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आई है। दरअसल आपको बता दें कि नागपुर में एक 90 साल के बुजुर्ग हैं वीवी अय्यर, जिनके साथ एक फ्रॉड हुआ है। इसे इस तरीके से समझिए कि बैंक के जरिए ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उन्हें बेच दी गई जिसकी मैच्योरिटी साल 2021-24 में बताई गई है और इस पॉलिसी के लिए उनके खाते से करीब 4 लाख प्रीमियम भी काट लिया गया। इस घटना ने इंश्योरेंस मिस सेलिंग और खासकर सीनियर सिटीजन्स के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर, इस तरीके की मिस सेलिंग, क्योंकि अभी इससे पहले भी हमने मिस सेलिंग को लेकर ही बात की थी, अब सीनियर सिटीजन्स के साथ इस तरीके से मिस सेलिंग अगर हो रही है, ऐसे मामलों को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं सर? किस तरीके से आप देखते हैं और क्या कदम इसको लेकर उठाने चाहिए? मैम, ये बहुत ही सीरियस मैटर है कि हम सीनियर सिटीजन्स के साथ अगर मिस सेलिंग हो रही है, और बिल्कुल होती है, कई केसेस में होती है, ये बहुत ही मतलब गंभीर मामला है। क्योंकि सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि सीनियर सिटीजन के साथ अगर कोई मिस सेलिंग हो रही है तो ये गंभीर क्यों है। सब इसलिए गंभीर है क्योंकि एक तो सबसे पहले उनकी आय बड़ी लिमिटेड होती है। बिल्कुल। ठीक है, दे आर नॉट अर्नर, दे मे नॉट बी अर्नर एट दिस एज। और उनकी उनकी जो लाइफ है वो डिपेंडेंट होती है अपने फिक्स्ड इनकम पे। ठीक है, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं वो शायद एफडी या ऐसी जगह होते हैं जहां ज्यादा इनकम नहीं मिलती है। और उनके लिए क्या है, पॉलिसी की जो स्मॉल निटिग्रिटीज हैं उनको समझना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो कई बार क्या है, बैंक या एजेंट्स के सलाह पे आंख बंद करके वो ले लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये बड़ा सीरियस मैटर है। और इसमें इंश्योरेंस कंपनी की बड़ी अहम भूमिका है अगर वो ऐसे केसेस को वो स्ट्रिक्ट एक्शन पे ले। जैसे अभी हमने जाना था कि अभी 30 डेज का फ्री लुक पीरियड होता है। मैं तो ये कहता हूं, अगर इंश्योरेंस कंपनी के अंडरराइटर के पास जब इस तरह का केस आए, उसी को सबसे पहले कस्टमर ब्रांच को ही या इंश्योरेंस कंपनी को ही ऐसे सीनियर सिटीजन के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि सर ये आपके लिए सही नहीं है, क्या आपने ये जानबूझ के लिया है या आपको सारी जानकारी है कि नहीं है। ठीक है, आई थिंक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी को ये लगे कि नहीं ठीक है, जो बीच में एडवाइजर है उसने सही अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है, तो उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। राइट, तो सही कदम उठाए जाने चाहिए और बीच बीच में रिव्यू आप करते रहें कि सही पॉलिसी जो है वो ली गई है या नहीं ली गई है। अब चलिए खबरों में आखिरी खबर पर हम नजर डालेंगे, जो कि बदलते लाइफस्टाइल ट्रेंड और बीमा मांग से जुड़ी हुई है। और एक रिपोर्ट है जिसमें फॉरेन में शादी करने का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब ऐसे में ट्रैवल इंश्योरेंस की मांग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। 2024-25 के दौरान शादी के लिए विदेश जाने वाले यात्रियों की ओर से बीमा खरीदने में करीब 27% की बढ़ोतरी देखी गई है। थाईलैंड की बात करें, वियतनाम हो गया या यूरोप जैसे डेस्टिनेशन इसके लिए प्रमुख कारण माने जा रहे हैं, जहां शादी समारोह के लिए बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग यहां पर करते हैं। सर, इस तरीके से अगर लाइफस्टाइल ट्रेंड्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लोग डेस्टिनेशन वेडिंग काफी ज्यादा कर रहे हैं, बीमा सेक्टर की डिमांड को किस तरीके से सर ये प्रभावित कर रहे हैं? ये सबसे पहली बात ये है कि कोविड के बाद ऑफ कोर्स ट्रैवल बढ़ गया है। और खासकर ऐसे देश जैसे आपने नाम लिया, बैंकॉक और इंडोनेशिया, फिलीपींस, जो आज दुबई, ये सारे ये शहर क्या है, यहाँ पर टूरिज्म बहुत ही वेल डेवलप्ड है, मेंटेन्ड है। और लोग आज फॉर एग्जांपल गोवा जाने से अच्छा बाहर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उतने ही कॉस्ट में वो वहाँ उनको अच्छी बेटर एनवायरनमेंट मिलता है। और दूसरा, लोग हेल्थ के प्रति इतने वो हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, तो अब दे ऑल्सो टेक ट्रैवल इंश्योरेंस ऑल्सो। ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस में जो बहुत सारी कवरेज होती है, मतलब पर सबसे इंपॉर्टेंट कवरेज जो होती है वो होता है मेडिकल इमरजेंसी कवर। ठीक है, आप जस्ट इमेजिन करिए, आप कोई फॉरेन सिटी में गए हैं और फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट में ही अगर आप स्लिप कर गए और आपको फ्रैक्चर हो गया, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू नीड इमीडिएट अटेंशन, मेडिकल अटेंशन। और फॉरेन में
मेडिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इन सबसे पहले अगर आप कोई ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आपके पास है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फॉर एग्जांपल $50,000 का अगर हम ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द डेज यू टेक इट हार्डली कॉस्ट 2,000 या 1,500 रुपए में मिल जाता है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता है। बट जस्ट इमेजिन कि अगर आपको कोई उस ट्रैवल के दौरान अगर आपको कोई सबसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसकी पूरी कॉस्ट ये पॉलिसी कवर करती है। और पॉलिसी इसमें और बहुत सारे कवरेज होते हैं, जैसे ट्रिप कैंसिलेशन, इंटरप्शन कैंसिलेशन, बैगेज लॉस, पर्सनल लायबिलिटी, फ्लाइट डिले, बहुत सारे और भी इस तरह के राइडर्स होते हैं जो ये पॉलिसी कवर करती है। तो ये पॉलिसी और कई जगह तो फॉरेन में वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वो कहते हैं कि आप अगर ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं तो आपको वीज़ा भी नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो सर लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदलता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर डेस्टिनेशन वेडिंग कोई करना चाहता है तो वो सबसे पहले पॉलिसी ले रहा है ताकि किसी भी तरीके का कोई बाहर जाकर उन्हें नुकसान होता है तो वो उसे क्लेम कर सकें। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट जानो फिर मानो में। आज हम एक पॉलिसी का 360 डिग्री अपने इस सेगमेंट में रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। चलिए बात करते हैं LIC की ओर से जारी की गई LIC बीमा लक्ष्मी प्लान 881 के बारे में। LIC बीमा लक्ष्मी प्लान एक नॉन लिंक प्लान है। प्रीमियम पेमेंट बंद होने के बाद समय समय पर फिक्स्ड मनी बैक देता है। ये प्लान खास तौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया है। ये प्लान कुछ बीमारियों को भी कवर करता है और आकर्षक गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट देता है। तो अब इस योजना के और ज्यादा विस्तार से जानकारी देने के लिए हम अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास चलेंगे। थैंक यू अंजलि। जैसे कि आपने नाम बताया कि LIC बीमा लक्ष्मी प्लान, ये प्लान जो है वो बेसिकली जैसे कि आपने बताया कि महिलाओं के लिए हैं। तो इसके की फीचर्स क्या हैं, चलिए एक एक करके उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिसका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के लिए है। वो लोग, इस एज कैटेगरी की महिलाएं इस पॉलिसी को अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद अगर पॉलिसी के टर्म प्लान की बात करें तो इसका टर्म जो होता है वो 25 साल का होता है, जबकि जो प्रीमियम पेमेंट की बात आती है तो फिर वो आपको 7 साल से लेकर 15 साल के बीच में पेमेंट करना होता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान है जो कि प्रोटेक्शन, सेविंग्स और सर्वाइवल बेनिफिट्स यहां पर देता है। इसके अलावा दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट पर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी पाने की यहाँ पर सुविधा दी जाती है। वैसे आप लमसम भी ले सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी भी दी गई है कि आप पेमेंट जो होती है मैच्योरिटी पर जो डेथ बेनिफिट मिलते हैं वो आप इंस्टॉलमेंट में भी यहाँ पर पा सकते हैं। पूरे 3 साल के प्रीमियम देने के बाद ऑटो कवर की भी यहाँ पर फैसिलिटी आपको मिलती है इस पॉलिसी के तहत। इसके अलावा ज्यादा सम इंश्योर्ड के लिए अट्रैक्टिव इंसेंटिव का भी यहाँ पर आपको फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। और लास्ट में एक्स्ट्रा प्रीमियम देने पर महिलाओं के लिए क्रिटिकल इलनेस का कवर भी मिलता है। तो अगर आप LIC की बीमा लक्ष्मी प्लान की बात कर रहे हैं और उसको लेने की सोच रहे हैं तो इनकी फीचर्स को आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी देने के लिए LIC बीमा लक्ष्मी प्लान 881 के बारे में। सर, ये जो प्लान है LIC बीमा लक्ष्मी महिलाओं के बाकी और प्लान से कितना अलग है सर? सबसे पहले ये एक ही बहुत ही फैंटास्टिक प्लान है, ठीक है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि इंश्योरेंस प्लान वो मेल फीमेल के लिए डिफरेंशिएट नहीं करता, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। बट LIC ने ये खासकर फीमेल्स के लिए बनाया है, ठीक है, जो लड़कियों के लिए बनाया है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, पहले इस प्लान को समझें कि ये प्लान एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का प्लान का मतलब है कि इसमें जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न्स गारंटीड है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसमें महिलाओं को जैसे सर ने बताया कि इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 7 साल से 15 साल के बीच में हो सकता है। तो एक अमूमन मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर कोई मान लो 35 साल की महिला है और अगर वो मात्र 12,500 रुपए का प्रीमियम देती है साल में और 10 साल तक प्रीमियम देती है, तो और उसका जो सम एश्योर्ड होता है करीब 2,08,000 के आसपास होगा, और 10 साल तक प्रीमियम देने के बाद 11th ईयर से टिल द पॉलिसी टर्म ऑफ 25 ईयर्स 7.5% हर साल आपको मिलता रहेगा। यानी 15,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली हर साल आपको मनी बैक की तरह रुपए मिलेंगे, और जब मैच्योरिटी होगी तो 2 लाख रुपए और मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। आई थिंक
इसमें रेगुलर इनकम भी आ रही है, ठीक है, गारंटीड बेनिफिट्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्रिटिकल इलनेस भी कवर करता है। बिल्कुल। और ऐसा इन्वेस्टर, ऐसे हमारे बहुत सारे सिटीजन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं रखते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया सेविंग्स प्लान है, और ये जो कि रेगुलर इनकम भी दे और सेविंग्स भी करता है। बिल्कुल सर, क्रिटिकल इलनेस वाला जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, क्या ये बाकी और पॉलिसी में भी ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं? हाँ जी, क्रिटिकल इलनेस के जो ये राइडर है, एक तो इसको राइडर कहते हैं हम इंश्योरेंस के इंडस्ट्री में। और क्रिटिकल इलनेस का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण आप अपने प्रोफेशन या अपने जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे केस में आपने, मान लीजिए अगर आपने 50 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवर लिया है, और अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको कैंसर हो गया और आपको 50 लाख का आपने सम एश्योर्ड लिया है, जैसे ही आपको वो बीमारी कैटरैक्ट होगी, आपको 50 लाख का कवरेज तुरंत मिल जाएगा, उस पैसे से आप अपना इलाज भी करा सकते हैं, या आपकी फैमिली को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिल सकती है। बिल्कुल। और ये सारी कंपनीज में होता है, ये चाहे वो टाटा लाइफ इंश्योरेंस हो, HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो, ICICI प्रूडेंशियल, हर में ये एक राइडर के रूप में ये उपलब्ध होता है, सबके पास है। बिल्कुल, तो महिलाओं के लिए खास तौर पर अच्छा प्लान है जो सर आप बता रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू सर, और आपने बहुत ही विस्तार से हमारी सारी न्यूज़ को कवर किया है और बताया है उनके बारे में। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो देखिए, आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद है बीमा सेक्टर से जुड़ी ये खबरें और चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों और नई पॉलिसी रिव्यू के साथ। नमस्कार।